हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है, रियल क्वेश्चन पेपर है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं और इसके बचे हुए जो क्वेश्चन से आज हम इस पार्ट में लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो बार बार रिपीट भी होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले और दूसरी बार जो वैकेंसीज थी 1.0 और 2.0 उसमें रिपीट हुए थे। ठीक वैसे ही 3.0 के लिए भी आप तैयार हो जाइए। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आज की जो वीडियो है, इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कौन कौन टॉपिक पर अभी आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे वीडियो से जुड़ जाएं, जैसे कि हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से पहुंचती रहे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखो, पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर करें कि 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था। यानी कि जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था तो उस वक्त क्या था, इसका विरोध करा था। ठीक है, इसके बहिष्कार का विरोध करा था, वो किसने किया था? सही उत्तर है इसका चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला है। इसमें कहा जा रहा है, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। ये स्टेटमेंट जो बोला था, ये बोला था इन्होंने सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब एक यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने बोला था स्टेटमेंट? अगर आपको पता है तो एक बार प्रयास करें कमेंट सेक्शन में बताने की, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप बता रहे हैं। अगला देखो 33 नंबर, और इस पे कहा जा रहा है यहाँ पर राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए। यानी कि क्या था कि संघ के जितने भी लोग थे उन्होंने यही कहा था कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण बिल्कुल भी ना बनाया जाए। तो ये किसने कहा था? सही उत्तर है इसका केलांग ब्रियंट पैक्ट, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 34 है और 34 क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिंग शब्द किसे इंगित करता है। यानी कि जो कॉर्डिंग शब्द है औद्योगिक से रिलेटेड है, लेकिन ये कॉर्डिंग रियल में है क्या, क्या बताता है? तो ये बताता है उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। ऑप्शन बी, यानी कि प्रोसेस होता है जिसमें कपास या फिर ऊन की कटाई करते हैं। तो ये कॉर्डिंग वर्ड इसी से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। वहीं अगला 35 क्वेश्चन की बात करें, इसमें 35 नंबर पे गांधी इन हिज टाइम एंड्स आवर्स लिखी गई है। यानी कि किसने लिखा? गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स के लेखक कौन है? तो ये है डेविड हार्डीमैन द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल मिला के आपको ये किताब का नाम याद रखना है और लेखक इसके डेविड हार्डीमैन, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो 36 नंबर, और 36 क्वेश्चन पे कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, ठीक है, यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं। देखो ये कई बार पूछ लिया जाता है और ये रिपीट भी हो चुका है शायद। अब देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं। ठीक है, यानी कि जो चार्टर संविधान है, संविधान का जो चार्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें से 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 37, कहा जा रहा है वुडन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। देखो इसमें ये भी सही है, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, तो ये भी था सम्मेलन में। और विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, ये भी उनका उद्देश्य था। और अगला है द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी जो आर्थिक मंदी थी उसे भी कम किया जाए, ये भी इसमें उद्देश्य था। किसमें? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। जब देखो एक से ज्यादा सही हो जाते हैं, ए बी सी तीनों सही हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी, यानी कि ऊपर युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि चीनी लोक गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी कि जो चीनी लोक गणतंत्र बना था, इसकी स्थापना किस साल में हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो ईयर पूछे जाते हैं कई बार घूम फिर कर आ जाते हैं। ठीक है, तो 1948। अगला क्वेश्चन देखो 39 नंबर है,
कहा जा रहा है औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी। यानी जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उस वक्त सहायक की भूमिका निभाई थी। तो कौन सी क्रांति ने निभाई थी ये भूमिका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देखो कृषि क्रांति भी इसने भी करा था, और वहीं पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी तो इसने भी करा था, वहां पर सहायक की भूमिका निभाई थी। और व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति भी ये भी एक ठीक था, यानी कि भूमिका निभाई थी। तो तीनों ही सही है। तो जब एक से ज्यादा सही होते हैं तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब आते हैं नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में इनमें से कौन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। अब देखो ये प्रथम जब कभी आ जाता है, प्रथम पहला, ठीक है, तो ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इनमें से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ठीक है प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बना था? तो ये बना था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना, अब तक के क्वेश्चन में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, ठीक है, क्योंकि हर बार पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है, कौन सा है? तो देखो ये हो जाएगा इसका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, और इसमें देखो अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू हैं इसमें से, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया सर ज्योग्राफी भी करवाइए, तो ये सारे हम करवा रहे हैं, चिंता करने की बात नहीं है। इसमें से देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन कौन से कथन सही है ये बताना है। तो इसमें से देखो भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो ये बात बिल्कुल सही बोली जा रही है। और भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है, ये बात भी बिल्कुल सही बोली जा रही है, ठीक है। तो देखो ए और बी दोनों हमारे सही हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ पर पेपर में क्या होता है, जैसे मान लो कि ऑप्शन इसका ए सही हो गया, बी सही हो गया, अब सी वाले पता नहीं चल रहा कि सही होगा कि नहीं होगा, तो अब आपको इसको पढ़ना ही नहीं है। अगर दो सही हो गए तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर टिक कर देना है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से अगर हम देखें तो इनमें से कौन सी बात सही है भारत के हिसाब से, भारत के लिए। तो देखो 29-33 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और 32-14 भी इसकी क्या है, चौड़ाई है, लंबाई है इसकी 29-33, और 32-14 जो है वो किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये आप समझ गए होंगे हमारे भारत की। यानी कि अगर मैं इसको साफ शब्दों में कहूं तो यहाँ पर देखो जैसे मान लो कि ये उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो हो जाएगी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई टोटल जो है हमारे भारत की वो हो जाएगी 32-14 किलोमीटर। और वहीं अगर हम कहें कि पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 29-33, ठीक है, याद रखना है आपको। तो 32-14 29-33 ऐसे करके याद रखना है, और ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में, लूसेंट में दिया भी गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चौथा नंबर है क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि मालाबार तट की बात हो रही है, तो इनमें से सही कथन बताना है, तो कौन सा हो जाएगा। देखो भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है, तो ये बात बिल्कुल सही है, मालाबार तट के बारे में जो बात हो रही है। और ये क्या गोवा के दक्षिण की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो ऑप्शन हमारे पास ए सही है पहला। और मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल में राज्य में स्थित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि मालाबार तट जो है वो कहाँ है, केरला में है। अगर कई बार पूछ लिया जाता है तो आप टिक कर देना। तो देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दो सही हो गए, तो जब दो सही होते हैं या उससे ज्यादा सही होते हैं तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब देखो जैसे हमने अभी बताया इस क्वेश्चन में ए और सी सही है, अब भी नहीं आता आपको तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको ये दो कंफर्म है तो आप सीधे डी वाला आंसर ठीक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट देखो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा, और कहा जा रहा है दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सही कथन कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखो नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा में आती है और दक्षिण भाग में बह रही है,
सही है। और इसके बाद अगला देखो, इसमें तापी नदी सतपुड़ा क्षेत्र के दक्षिण बह रही थी, तापी नदी की बात नहीं हो रही है। और यहां पर देखो ए सही हो गया हमारा। ए सही होने के बाद सी देखो, नर्मदा विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से गुजर रही है, तो ये बात भी सही है, क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्य विंध्य पर्वत जो है, सतपुड़ा पर्वत जो है, दोनों के बीच से बहती है नर्मदा नदी। तो ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जब दो से ज्यादा सही होते हैं तो डी सही करते हैं, उपरयुक्त में से एक से अधिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है, यानी कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कश्मीर हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं, और कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं किसको? सिंधु और सतलज नदी के बीच के जो हिमालय भाग है। ठीक है, अब देखो ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूं एक बार आपको। इसका सही उत्तर ये और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 7वां नंबर, और इस पे कहा जा रहा है 7वें नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? यानी कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जहां पर लोग रहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखना है इसको। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माजुली द्वीप। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, और कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? कहाँ की बात कर रहे हैं? भारत की बात हो रही है। तो ये क्या है? चिल्का झील। और आप जानते होंगे कि चिल्का झील जो है वो कहां पर पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, और ये समुद्र से लगी हुई है, जैसे मान लो कि ये पूरा समुद्र है, तो ये एक चिल्का झील यहाँ पर स्थित है। वहीं पर क्या होती है, नेवी वगैरह की जो होते हैं हमारे फोर्सेज, वहां पर ट्रेनिंग होती है इसकी। चिल्का झील में इसकी गहराई बहुत कम है, लेकिन इसका एरिया बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कहाँ है? कौन सी है? चिल्का झील है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 8वां नंबर, माफ कीजिएगा 9वां नंबर है। सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? यानी कि सुंदरबन डेल्टा तो आपने नाम सुना ही होगा, इसके बारे में सही कथन कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। तो देखो, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ऑप्शन ए, ये सही बात बोली जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन। अगला है, इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से भी लिया गया है, ये बात भी सही है, क्योंकि सुंदरी वन पेड़ वहां पर बहुत सारे हैं, और इसका नाम इसी पेड़ों की वजह से रखा गया है, सुंदरबन सुंदरी पेड़ के नाम से। अगला देखो, तीसरा क्या है? यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, ये बात भी सही बोली जा रही है। तो देखो, ए, बी और सी तीनों ही सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? डी वाला, उपरयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला हम 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, यानी कि कहा है शिवन समुद्रम स्थित है? शिव समुद्रम भी इसको बोल देते हैं, तो ये स्थित है। तो कौन सी नदी पर है ये बना हुआ है, ये कहने का मतलब है, तो ये कावेरी नदी पर है। ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसे आते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, और इस पे कहा जा रहा है कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जो कोरियोलिस बल होता है उसके बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट सही है। तो देखो, इसमें से क्या हो जाएगा? इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है, तो ये बात भी सही है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है तभी बल उत्पन्न होता है। और अगला इसमें कहा जा रहा है यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है, ये बात भी सही बोली जा रही है। तो ए और बी दोनों हमारे सही हो जाएंगे। तो अब हम कहेंगे यहाँ पर ये तीसरा नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब दो से ज्यादा सही हो जाते हैं या फिर दो सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, कहा जा रहा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक एग्जाम में, छोटे बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यानी कि मासिन राम जो स्थान है वो प्रसिद्ध ही अधिक वर्षा के लिए है, और ये है कौन से राज्य में? तो इसका नाम जान गए होंगे आप में से बहुत सारे लोग, पता भी चल गया होगा, ये कहां पर है? मेघालय में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपको पता है कि मेघालय की राजधानी क्या है और वहां की सीएम कौन है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है मेघालय के, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन बताने का प्रयास करें, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। यानी कि मेघालय की राजधानी और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर,
इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा, वार्षिक का मतलब हर साल जो बारिश होती है 70 सेंटीमीटर से भी कम, इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है। यानी कि जहां पर बारिश कम होती है 70 सेंटीमीटर से कम, वहां की जो वनस्पति है उसके बारे में बताया गया है। तो कौन सा कथन सही है वहां के बारे में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियां। यानी कि 70 सेंटीमीटर से कम का मतलब क्या हुआ कि बारिश बहुत कम होगी। और हमने एक वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो, लगातार आप देख रहे होंगे तो आपको पता भी होगा कि हमने बोला था जहां पर कांटे वाले पेड़ पौधे होते हैं वहां पर मतलब कि जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर कटीले जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा इसका सही उत्तर बी वाला, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियां पाई जाती हैं जहां पर 70 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होती है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। वही नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अगला है और इस पे कहा जा रहा है भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है। यानी कि चंदन है जिसमें पूजा करते हैं हम लोग, तो प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है, लेकिन किस टाइप की वनस्पति में आता है? तो ये आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब जानते होंगे जिसमें अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 15वां नंबर और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 15वें नंबर पे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है हमें ये बताना होता है। तो देखो इसमें देखो यहाँ पर कहा जा रहा है यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है। ये बात भी बिल्कुल सही कहा जा रही है। तो यहाँ पर जो 200 सेंटीमीटर से अधिक 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है यहाँ पर, तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अभी अगला ऑप्शन और भी हम देखते हैं। तो देखो इसके बाद कहा जा रहा है, पहला ये तो सही हो गया, दूसरा कह रहा है कि पेड़ सदाबहार घने ऊंचे और स्थिरीकृत होते हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही हो गए। तो अब हमें सी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन सी को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं। गलत बात है, एक साथ पत्तियां नहीं गिराते हैं। अलग अलग जो पौधे होते हैं वो अपने अपने मौसम के हिसाब से पत्तियां गिराते जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ए और बी सही होंगे। तो कहने का मतलब है कि डी वाला ही सही उत्तर हमारा हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की जो क्वेश्चंस है वो हो गए हमारे कहां तक, 15 तक के रखते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है। तो आप लोग कहते हैं सर बहुत ज्यादा वीडियो लंबी भी ना हो और बोरिंग भी ना हो, ताकि आप रेस्ट भी कर लें और अगले पार्ट भी देख लें। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है अगले पार्ट में हम लेंगे। और कैसी लगी वीडियो आज की कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, कम से कम एक लाइक कर दिया करिए। और हाँ, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप अपनी प्रतिक्रिया वहां पर दे सकते हैं। हम आप सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में से जितने लोगों ने अब तक कमेंट किया है तो आपको पता होगा हम उनका रिप्लाई जरूर देते हैं, भले ही अगले ही दिन क्यों ना दें। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। फ्रेंड्स देखो इसके साथ साथ हमने कई सारे वीडियोस और भी करा दिए हैं। जैसे 1.0 में जो क्वेश्चन हुए थे उनको हमने लगातार सारे के सारे पेपर सॉल्व कराए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में जाइए या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर में जाएंगे तो आपको बीपीएससी के प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे 1.2 के। और ये 2.0 के हम करा रहे हैं ताकि 3.0 में आ जाए। और सारे जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। इसमें सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं वो हम करा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं वो भी हम यहाँ पर करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसकी मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के नीचे, आप देख लेना। और कंप्लीट चैप्टर अगर आप देखना चाहते हैं मैथ्स के तो उसकी भी वीडियो की लिंक इसी में मिल जाएगी, इसी के नीचे आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेक कर लेना। तो कंप्लीट वीडियोस जो मैथ की हैं वो भी हमने कराई है, जैसे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज या फिर कैलकुलेशन की कोई फास्ट ट्रिक है वो भी हमने सिखाई है। बहुत कम समय में बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखना चाहते हैं लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप एक बार चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।